वो साथ साथ एडमिट करता जाऊंगा ना जी सर। अभी बंद किया हुआ ना आपने? हैं? जी सर आ रहे यहाँ से मैं एडमिट करता जाऊंगा ना, ऐसे ही है ना? जी सर। 4 people ended in this waiting room. वेटिंग रूम से क्या मुराद है? हाँ इमरान के बाल बाल बचे हैं यार, एक्सीडेंट हुआ बस। ये अब ये इनको क्या कांटा करना है, क्या करना है ये वाला? ये अच्छा एडमिट ऐसे करके हो जाए। अब कितने हो गए? 2 people entered। ये इसको 1 मिनट हटा, इसको किया कांटा, यहाँ से कांटा करना पहले जैसे एडमिट और फिर और आ रहे हैं एडमिट रहोगे, ठीक हो गया जी। अब कितने हो गए? 60। अच्छा ये वो म्यूट किया हुआ उन्होंने जी, ये आपका आवाज आ रही है, पूछना तो क्लोज कर दो। क्या? हाँ जी। मेरा माइक ऑन है जी, पूछना। ये बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। चलें, लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू, अब यहाँ से मैं ऐसे एडमिट करता जाऊंगा ना। इंट्रोडक्शन टू विलेज एंड बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोडक्शन। विलेज एंड बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोडक्शन वन एंड द सेम थिंग। ये याद रखें कि जब हम शुरू में हमारी ये कमर्शियल पोल्ट्री शुरू हुई तो उससे पहले जो भी बर्ड पलते थे दे पीपल यूज टू कीप देम एट देयर हाउसेस। और बैकयार्ड मीन के घर का जो पिछवाड़ा होता था, जो पिछले वाला सेन यू कैन से, तो वहां पर इन बर्ड को रखा जाता था और उसके बाद इनसे अंडे या गोश्त वट एवर डिपेंडिंग अपॉन के कोई मेहमान आ गया समथिंग लाइक दैट, तो पीपल यूज टू कीप इट। तो ये इतना बड़ा, इट इज द बिगेस्ट सेगमेंट ऑफ द पोल्ट्री इंडस्ट्री दैट वी कैनॉट इग्नोर दिस विलेज या बैकयार्ड पोल्ट्री। बैकयार्ड पोल्ट्री से मरा के देसी बर्ड्स हम रखते हैं एट दी बैकयार्ड से मरा के घर के पिछवाड़े में 4 से 5 10 12 डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस वट एवर इट इज, उसके बेस के होंगे। तो यहाँ पर हम इसको फिर जो है वो विलेज या बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं, ठीक है। Prior to 1963, the native breed देसी हम इसे कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई करैक्टर जो है वो फिक्स नहीं है। ये इतनी इसकी रैम्पेंट जो है वो इन ब्रीडिंग हो चुकी है, इसलिए हम इसको नॉन डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं, एनडी भी कहा जाता है, नॉन डिस्क्रिप्टिव के कोई इसके करैक्टर जो है वो हम बयान नहीं कर सकते कि बर्ड ऐसा है। ये बर्ड्स टू बर्ड्स वेरी करता है, इनके कलर फर्क होते हैं, इनके अंडे का साइज फर्क होता है, इनकी जो ग्रोथ है वो प्लस माइनस को थोड़ी सी होती है। तो ये उस बेस के ऊपर इसको देसी कहते हैं। मेनली रेज प्रोड्यूस 73 एग्स पर ईयर अंडर लोकल कंडीशन। जहां भी इनको रखा जाता था तो ये साल में 73 एग्स देते थे, प्लस माइनस 70 भी कह सकते हो, 73 भी एग्स भी कह सकते हो। तो ये इनकी रूटीन थी जिसके बेस के ऊपर इनको देसी एग कहते हैं। An improved breed Lylpur Silver Black was evolved in 1965-66 in the Department of Poultry Husbandry, University of Agriculture, फैसलाबाद। वहां पर ये क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि देसी बर्ड से साल में सिर्फ ये 73 या 70 एग्स देते थे, तो ये बहुत कम थे। तो वहां पर ये एक ब्रीड की गई जिसको लायलपुर इसलिए कहा गया कि फैसलाबाद का पुराना नाम जो है वो लायलपुर था ना। तो सिल्वर ब्लैक से ये मुराद है कि इसके अंदर कलर में आगे आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ कि सिल्वर कलर भी था और ब्लैक भी था, और इसको जो है वो ब्रीडिंग करके आगे ब्रीडिंग प्लान भी आपको उसका दिखाता हूँ। तो उसमें ये वाला जो है वो इसको किया गया ना। लेयर्स ऑफ दिस ब्रीड आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। अब यहाँ पर ये फायदा था कि वो वाली ब्रीड जो है वो 73 एग्स दे रही है, ये 150 दे रही है, ऑलमोस्ट डबल टू दैट वन। तो ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट थी इन दैट रिगार्ड कि हमने एक देसी बर्ड का क्रॉस बनाया जो कि आगे आपको मैं दिखाऊंगा, और उसका वजन 1.4 kg था जो कि 12 वीक्स के अंदर हो जाता था, और वो साल के अंदर 150 एग्स जो है वो देती थी। उसको हम लायलपुर सिल्वर ब्लैक कहते थे। ये आपके सामने उसकी तस्वीर नजर आ रही है कि ये इसकी फीमेल और ये इसका मेल, ऑन दैट बेसिस के ये सिल्वर है ये ब्लैक है, ये भी इसके अंदर अंदर आपको थोड़े थोड़े सिल्वर नजर आ रहे हैं। तो ये वाली ब्रीड जो है वो इवॉल्व की गई। पोल्ट्री इन पाकिस्तान
केप्ट एज बैकयार्ड बिजनेस फॉर हाउस होल्ड। शुरू के अंदर जो पोल्ट्री का बिजनेस था ना, वो लोग घरों में ऐसी मुर्गियां पालते थे कि, और यही हल्का हल्का बिजनेस होता था। किसी ने अंडा खरीदना होता था तो माइयों ने या घरों की जो खवातीन होती थी उन्होंने आटे के पड़ोले होते थे, मतलब वो अगर आपको याद हो, आपके अम्मी अबू इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि आटे के अंदर उनको दबा के रख दिया जाता था। भाई जो भी कोई लोग आता था उनसे 5 रुपए 10 रुपए डिपेंडिंग अपॉन दी प्राइस ऑफ द एग्स वो उसको अवेलेबल थे, और वहां पे आके उनको वो जरूरत पड़ती पूरी हो जाती थी। In the early 60s, the need for commercial poultry felt, which resulted in a national campaign to enhance the production of feed products in the country. तो जब 60s के अंदर आए तो बाहर की दुनिया के अंदर कमर्शियल फार्मिंग शुरू हो चुकी थी, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये सोचेगा कि वाई नॉट भी, हम भी ये देसी के ऊपर जो बैठे हुए हैं तो हम क्यों ना कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करें जाए। और इसको नेशनल कैंपेन के तौर पे चलाया गया, जिसकी वजह से चंद एक कंपनियां जिसमें पीए शेवर और वीवर ब्रदर, दीवर द वेरी फेमस कंपनीज, जिन्होंने यहाँ पर आके उसको किया और ये मुल्क के अंदर एक कैंपेन चली। Under this campaign, the government announced tax exemption policy on income derived from the poultry। मतलब बहुत ज्यादा इंसेंटिव दिए गए, लेकिन आपके लिए बस आप यही याद रखें कि टैक्स की एग्जेम्पशन दी गई कि जो भी आप इनकम लेंगे उसके ऊपर टैक्स नहीं आपको दिया जाएगा। क्यों कि लोग, गवर्नमेंट चाहती थी कि कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो लोगों के मतलब उनकी लाइफ के अंदर आए, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा इंसेंटिव इन सबको दिया कि आपको जो है वो, हम जो है वो टैक्स फ्री जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग देंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर आ सकें। डेवलपमेंट ऑफ लेयर इन पाकिस्तान कैसे हुई? एवोल्यूशन ऑफ एलएसबी, लायलपुर सिल्वर ब्लैक, इसकी अब हम बात करने लगे कि कैसे हुआ। टिल 1960 देसी चिकन एग बैकयार्ड पोल्ट्री। द की फैक्टर्स बिहाइंड एवोल्यूशन लायलपुर सिल्वर ब्लैक क्या थे? क्योंकि देसी बर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि वो साल में 70 एग्स देता था, तो क्या मोटिव थे जिसकी बेस के ऊपर में एलएसबी में बनानी पड़ी? क्योंकि देसी चिकन स्टिल कंट्रीब्यूट 45% एग्स एंड 20% मीट। आज भी हमारे मुल्क के अंदर जो पूरे अंडे पैदा हो रहे हैं उसके अंदर 45% कंट्रीब्यूशन जो है वो देसी चिकन की है। इसलिए सोचा गया कि क्यों ना देसी चिकन को जो है वो एनहांस किया जाए, इसकी प्रोडक्शन को एनहांस किया जाए, क्योंकि ये 45% ऑलमोस्ट 50%, तो ये इसकी कंट्रीब्यूशन है। एक तो ये था। दूसरा फिर एग के मीट के वाले से भी कि वो 20% मीट जो देसी मुर्गा ज़िबा होता था वो तकरीबन 20% होता था, उसको जो है वो किया गया। तो ये दो मेजर फैक्टर थे जिसके बेस के ऊपर ये भी बात की गई। फिर देसी चिकन ले 43 एग्स इन स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग से ये मुराद है कि जब उसको हम बाइट छोड़ते हैं तो वो इतने अंडे देता है, ठीक है। स्केवेंजिंग से ये मुराद है देसी चिकन लेज 43 एग्स इन स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग मीन कि जब आप उसे खेतों में, घरों के बाहर, मैदानों में जब आप उसे खोल देते हो, स्केवेंजिंग मीन के खुद अपनी चराई करता है या खुद खाता पीता है, तो वो 43 एग्स देता था। जबकि 73 एग्स इन फार्म कंडीशन, फार्म कंडीशन के अंदर जरा कंडीशंस कंपैरेटिवली बेहतर होती हैं, तो 73 वो फार्म कंडीशन देता है। इन कंपैरिजन कमर्शियल पोल्ट्री स्ट्रेन्स ले 300 एग्स। अब आप फर्क देख लोगे, ये 43 दे रहा है स्केवेंजिंग कंडीशन में, 73 दे रहा है जब उसको आप फार्म कंडीशन में रखते हो, और ये वाला जो कमर्शियल था वो 300 अंडे दे रहा है। तो मेन जो इसके अंदर फैक्टर था वो इसकी जेनेटिक्स थी, कि जेनेटिक्स इसकी थी ऐसी कि वो उसमें इससे ज्यादा अंडे जो है वो देने ही नहीं थे ना। लेकिन कमर्शियल की जेनेटिक्स ऐसी इंप्रूव की गई थी जिसकी बेस के ऊपर ये 300 अंडे देता था। तो कहते हैं 4 चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी बर्ड की आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। एक उसकी न्यूट्रिशन, तीसरी उसकी जेनेटिक, दूसरी उसकी जेनेटिक्स, तीसरा उसका एनवायरनमेंट या मैनेजमेंट आप कह रहे हैं, और चौथी उसको डिजीज से प्रिवेंशन। इन चारों से जो है सबसे ज्यादा रोल जो है वो जेनेटिक्स का, कि जेनेटिक्स होगी तो बाकी 3 काम करेंगे। 80% रोल यू कैन से कि जेनेटिक्स का। देसी चिकन गेन 1 kg weight in 6 months while the commercial ब्रॉयलर गेज 1.5 kg इन 6 months। ये बहुत बड़ा फर्क था। उन्होंने देखा कि देसी बर्ड जब हम पालते हैं गोश्त के लिए तो वो 6 महीने में 1 kg देता है, जबकि ब्रॉयलर को हमने 1.5 kg जो है वो 6 वीक्स के अंदर लेना शुरू कर दिया। ये भी पुरानी बात है, अब तो ये 32 दिन के ऊपर आ गया। तो दिस वाज ऑल ड्यू टू जेनेटिक्स। उसके अंदर जेनेटिक्स ऐसी उन्होंने की, ब्रीडिंग की, सिलेक्शन की, ब्रीडिंग की, सिलेक्शन की, अच्छे बर्ड को चुनते रहे, उनका आपस में मिलाप करते रहे, तो ये वाली कंडीशन आ गई। These are unable to survive in the harsh rural condition। फिर ये थे ये वाले बर्ड जो देसी हैं, ये
रूरल कंडीशन के अंदर हार्श मीन कि जब गर्मी सर्दी आती है तो उसमें ये बच नहीं सकते थे, इसलिए फिर इनको बचाने के लिए एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउसेज जो है वो बनाए गए। देसी चिकन हैज लो प्रोडक्टिव पोटेंशियल, और फिर दूसरा ये था कि देसी चिकन का लो प्रोडक्टिव पोटेंशियल था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 73 एग साल के और 6 महीने के अंदर 1 kg वजन। तो ये 2-3 फैक्टर थे जिसके बेस पे हमें ये कहा गया कि हमें LSB एवोल्यूशन इसका करना चाहिए ताकि हम देसी बर्ड्स की कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकें अपने मुल्क के अंदर। अच्छा, उसके बेस के ऊपर ये इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड सिल्वर ब्लैक, ये डॉक्टर मोहम्मद याकूब भट्टी थे, हमारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, तो वहाँ पर ये उनके अब तकरीबन 2-3 साल हो गए, फौत हो गए। हमारे टीचर अलीम भट्टी साहब होते थे हमारी यूनिवर्सिटी के, उनके वालिद साहब थे, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में पढ़ाया करते थे। तो ये लायलवुड सिल्वर ब्लैक इन्होंने बनाई थी। बिग बर्ड के जो मालकान है उनके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये माशाल्लाह उनके डायरेक्टर्स में थे, अब 2 साल हो गए इनकी डेथ हो गई है, 2 से 3 साल मेरा पीरियड हो गया। तो ही वॉज द पायनियर जिन्होंने ये इसको इसका जो है बनाई थी, एवोल्यूशन इसकी की थी। द लेयर्स ऑफ दिस ब्रीड आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 एग्स 1 ये जो बात मैंने आपको पहले बता दी है उसके अंदर, ठीक है ना। अंडर फेवरेबल मैनेजमेंट एंड फीडिंग कंडीशन, फेवरेबल से ये मुराद कि हम उसको गर्मी सर्दी से बचाते थे, नमी उसको प्रॉपर देते थे, एयर उसकी प्रॉपर करते थे, उस बेस के ऊपर इसमें जो है वो इतनी इसकी प्रोडक्शन हो गई। अच्छा, अब ये बनाई कैसे उन्होंने, क्या उन्होंने किया, उन्होंने ली 4 लाइन्स, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये हो गई 4 लाइनें। 4 लाइनों के अंदर मेल लिया उन्होंने वाइट लेग हॉर्न का, और फीमेल ली उन्होंने देसी, क्योंकि देसी को इंप्रूव करना था ना। दूसरी लाइन उन्होंने ली व्हाइट कॉर्निश मेल की, और न्यू हैम्पशायर जो है वो फीमेल ली। ये तीनों जो है ये डिफरेंट ब्रीड्स हैं इनके, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये पाए जाते हैं। क्या किया, इसके मेल को और इसकी फीमेल को आपस में मिलाया, और इन दोनों को मिलाने के बाद उन्होंने मेल को सेलेक्ट किया, उस मेल को जिसकी कारकर्दगी इस वाले मेल से मच मच बेटर। वो क्या था, वो उसकी मेच्योरिटी देखी गई, उसका कद देखा गया, उसके सीने पे गोश्त देखा गया, ये वाली बात थी। सेम इज द केस यहाँ से उन्होंने क्या किया, इसका मेल और इसकी फीमेल इन दोनों के मिलाने से उन्होंने बेहतरीन फीमेल ली। ये फीमेल के अंदर क्या देखा गया कि इसके नंबर ऑफ एग्स, ये जो फीमेल आई है अपनी माँ से ज्यादा होंगे, उसका छिलका मजबूत होगा, नंबर ऑफ एग्स ज्यादा होंगे। ये मेल और ये फीमेल को जब आपस में मिलाया गया तो क्या हुआ, उसके अंदर जाहिर है फीमेल भी आई, मेल भी आए और फीमेल भी आई। इनको हमने LSB चिक्स का, इनको हमने क्या कहा, LSB चिक्स का। इन चिक्स के अंदर से उन्होंने ऐसे चिक्स सेलेक्ट किए जो बाकी चिक्स से मेल से अच्छे थे। ये भी मेल है ना, तो यहाँ से उन्होंने बेहतरीन मेल जो है इसके अंदर से चुना, यहाँ से जो बेहतरीन फीमेल थी उनको आपस में चुना। अब LSB का मेल और LSB की फीमेल जो कि इन चिक्स के अंदर से सबसे अच्छी थी उनको चुना, उनको आपस में मिलाया। तो जब उनको आपस में मिलाया तो उन्होंने देखा 50% सिल्वर ब्लैक है, 50% ब्लैक है। इसको हम चेकर बोर्ड कहते हैं। ये जब आप अगली क्लास में जाएंगे तो आपको इसकी वजाहत होगी, लेकिन जनरली बात यहाँ पे ये ध्यान में रखें, इसके मेल को इसकी फीमेल को जब आपस में मिलाया तो 50% सिल्वर ब्लैक है, 50% व्हाइट है। अगली जनरेशन में फिर मिलाया तो 75% ये करेक्टर डोमिनेट कर गया सिल्वर ब्लैक वाला। उससे अगली में 8.7। फिर अब आप देखें 1 2 3 4 5, ये 5 दफा इनकी ब्रीडिंग कराई गई। ये 5 दफा हम ब्रीडिंग इसलिए करवाते हैं कि उसके बाद ये करेक्टर फिक्स हो जाते हैं। वो करेक्टर कौन से थे कि 150 एग्स जो है वो दे सकती है। फर्ज करें उसने 150 एग्स यहाँ पर भी देने शुरू कर दिए, अगर हम इसको यहाँ पर बंद कर देते, ये F1 F2 F3 F4 हम बंद कर देते कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 150 एग्स आ गए हैं, तो ये वाले करेक्टर रिट्रीव कर सकते थे, वापस जा सकते थे। इसलिए जब भी ब्रीडिंग प्लान बनाया जाता है तो एटलीस्ट 5 जनरेशन तक उसको लेके जाते हैं, ताकि जो करेक्टर हमने जेन में रखे हुए हैं वो फिक्स हो जाए। तो जब ये वाले करेक्टर, इसमें भी देखा कि 96.8% जो है वो सिल्वर ब्लैक थे और 3.12 जो व्हाइट थे। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि ये जो हमारे पास ब्रीड जो है वो सिल्वर लाइट और सिल्वर ब्लैक जो है वो डेवलप हो गई। अब इन्होंने जब कंपैरिजन किया कि नंबर ऑफ एग्स देसी 73 देता था, लाइव LSB 150 देती थी, कमर्शियल 348 देती थी, वेट गेन जो है वो 0.9 था, ये इसका करता था, ठीक है। और 1.3 LSB करती थी, 1.68 ये करती थी, इसका ज्यादा था। एज एट मेच्योरिटी ये मतलब 28 दिनों में हो जाती थी, ये 24 में हो जाती थी, ये 16 में हो जाती थी। मतलब जल्दी हो रही है ना, देखो कितनी जल्दी हो रही है, 16 वीक्स में हो रही है, ये 24 में हो रही है, जबकि ये 28 में हो रही है।
एग साइज ये 43 इसका ग्राम था, इसका 54 था, और हमारी कमर्शियल जो है वो 60 ग्राम थी। तो ये उन्होंने कंपैरिजन किया ना। हीट टॉलरेंस ये 43 डिग्री 70 पर रह सकती है, ये भी इतने, ये 27। ये देखो थोड़ा सा कंप्रोमाइज हुआ है, लेकिन चूंकि हमने इसको एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस दिया, तो दैट्स वाई जो है ना, ये 27 से जब ये ज्यादा जाएगी तो इसका जो है वो फीड इनटेक, इसका वेट गेन, ये सब चीजें कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये बर्ड जो कंपैरेटिवली ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड आराम से पहुंच जाता है, 41-42 तो कॉमन हो जाता है, तो ये बर्ड टॉलरेट कर सकता था, जबकि ये नहीं कर सकता था। डिजीज रेजिस्टेंस जब उन्होंने चेक की, इसकी भी 90 थी, इसकी 90, ये 60 थी। क्योंकि जब भी हम किसी चीज की क्वालिटी बढ़ाते हैं तो एट द सेम टाइम उसकी क्वालिटी जो है वो लूज करते हैं। ये इसमें मेन रीजन है ना। 60% आप यूं समझने के इसकी डिजीज रेजिस्टेंस थी, जबकि इन दोनों की डिजीज रेजिस्टेंस जो थी वो ज्यादा थी। ठीक है हाँ सर, मैं जरा क्लास ले रहे हैं, बाद चो कर रहा हूँ नकल। अच्छा, डोमेस्टिक पोल्ट्री की अगर हम फिगर्स की बात करें तो कितनी फिगर्स ही आप यूं समझने, कॉक्स जो हैं वो 10 मिलियन है इस वक्त, प्लस माइनस आप कह सकते हैं अगर हम पूरे मुल्क के अंदर अंदाजा करें। हैंस जो हैं वो 40 मिलियन के करीब हैं, लेकिन 47 ये डाटा पुराना है, लेकिन जस्ट टू गिव देम यू रफ आइडिया। ठीक है, चिकन 32 मिलियन है, टोटल जो है वो 87 के करीब है इस वक्त ना, इस वक्त 87, या बाज है जो इकोनॉमिक सर्वे अगर आप डेटास देखें तो उसमें शायद 90 मिलियन लिखा होगा ना। तो ये इस वक्त इतने इनके अंदर जो है वो मौजूद है। और मीट जो है वो तकरीबन 112,000 टन जो है ये प्रोवाइड कर रही है डोमेस्टिक मीट जो है, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया कि ये तकरीबन जो इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो मुल्क के अंदर 45% है, और 20% मीट के लिहाज से। ठीक है, क्योंकि मीट को ब्रॉयलर ने बहुत ज्यादा जो रिप्लेस कर दिया हुआ, तो मीट की कंट्रीब्यूशन आप समझ लें 20 है, 80% जो है वो ब्रॉयलर की वजह से में आ रहा है। ठीक है, अच्छा कौन कौन सी ब्रीड है देसी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट असील आती है। असील को असील भी कई लोग लिखते हैं, जिसको हम वो फाइटर मुर्गा को बोलते हैं ना। अगर आपने इसकी शक्ल आपको मैं दिखाता हूँ, ब्रीड ऑफ चिकन ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ पंजाब, सिंध एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, यहाँ पर ये इसका हुआ। सिमिलर फॉल्स आर फाउंड थ्रू साउथ एशिया सच एज शामो एंड थाई गेम। बाज मुल्कों के अंदर जो साउथ ईस्ट एशिया जैसे मलेशिया वगैरह, वहां पर इसको शामो भी बोलते हैं और थाई ब्रीड भी कहते हैं, थाई गेम भी कहते हैं। प्राइमरी यूज इसका क्या था, इसको ऑर्नामेंटल सजावट के तौर पे रखते थे। इसके अंडे जो है वो साल में 35 से 40 होते हैं, अंडों का साइज छोटा होता है। टेम्परामेंट अग्रेसिव है, लड़ने वाला, आपने देखा सील की लोग लड़ाइयाँ करवाते हैं तो अग्रेसिव है इस तरह। रिकग्नाइज वराइटीज में क्या है, ब्लैक, ब्रेस्टेड रेड है, ग्रे है, ये इसकी वराइटी है। वराइटी हम वो कहते हैं जो उसके कलर के बेस के ऊपर हो या उसकी कोम के बेस के ऊपर हो, ये आप बात याद रखें। ठीक है, एग कलर लाइट ब्राउन होता है, ये असील की क्वालिटीज हैं। ये आपने इसको देखी, ये आप इसकी अग्रेसिवनेस देखें, इसकी अलर्टनेस देखें, तो ये हमें पाकिस्तान के अंदर लोग इसको पालते भी हैं ड्यू टू ऑर्नामेंटल के लिए भी और ज्यादातर फाइट के लिए भी, क्योंकि फाइट में इसकी ये वाला चीज जो है ये देखा जाता है, जिसको हम स्पर बोलते हैं। स्पर ये इसी के बेस के ऊपर अगले मुर्गे को अंधा करता है या उसको मार देता है। मतलब आमतौर पर आपने देखा कि ये इस जगह पे अटैक करते हैं, तो ये इतना शार्प होता है। तो बाज का तो अगर आपने तो पुरानी वीडियो देखो यूट्यूब पे निकाल के, तो वो आपको ये अच्छी तरह बताएगा कि ये इनको खत्म भी कर देता है। ठीक है, एक्सोटिक ब्रीड प्रेजेंट पाकिस्तान कौन सी, एक्सोटिक से ये मुराद है कि बाहर के मुल्कों की, ये तो हमारी देसी है ना। एक्सोटिक ब्रीड कौन कौन सी है पाकिस्तान के अंदर, उसमें नेकेड नेक है। नेकेड नेक से ये मुराद है कि उसकी गर्दन के ऊपर और क्लोइकल रीजन के ऊपर बाल कम होते हैं। वैसे कोई भी जो बर्ड होता है ना, 10% जो होता है उसका फेदर होते हैं उसके 10%, लेकिन इसके अंदर नेकेड नेक के अंदर फेदर्स की जो आप परसेंटेज कह लें वो 7% होती है। Naked neck is a breed of chicken that is naturally devoid of feathers on its neck and back. यहाँ पर इसके बाल जो है वो कम होते हैं। The breed is also called Transylvanian naked neck as well as the Turkan. ये दो इसके नाम हैं, ये भी इनके नाम दिए जाते हैं। Originally from Transylvania and was largely developed in Germany. कहा यह जाता है कि जर्मनी से ये जो है वो आई थी, जर्मनी से डेवलप हुई। प्राइमरी यूज क्या था इसका, डुअल पर्पस। डुअल पर्पस से हमारी ये मुराद होती है कि हम इससे मीट भी लेते हैं और इससे एग्स भी लेते हैं। एग प्रोडक्शन इसकी एनुअल 104 है, एग साइज मीडियम है, टेम्परामेंट कोल्ड हार्डी दोनों में चल जाता है, मतलब कोल्ड को भी बर्दाश्त कर लेता है। रिकग्नाइज वैरायटी इसके अंदर क्या है, रेड है, ब्लू है, कुको है, बफ है, ब्लैक है, वाइट है, एग कलर लाइट ब्राउन। अच्छा, इसमें एक आप बेटे अब याद रखो बात के, हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एक नेकेड नेक के ऊपर हमने ब्रीडिंग की, इसको इम्प्रूव किया।
तो इसके जो लिटरेचर कहता है वो ये भी बताता है कि इसके साल के जो है वो 120 अंडे होते हैं। तो हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, 3 साल का हमारा प्रोजेक्ट था जो कि 2018 या 19 में खत्म हुआ। हमने इसके नंबर ऑफ एग्स 180 तक लेके चले गए। अब हमारे पास जब माशाल्लाह आपको जब पतो किया होगा, यहाँ पर आकर देखोगे ये हमने ब्रीडिंग स्टॉक जो है ये हमने मेंटेन किया हुआ है। ये तकरीबन 180, मतलब बाज बर्ड ने 200 भी दिए हैं, लेकिन हम एवरेज कहते हैं 180 के करीब इसके अंडे देते हैं। हमने भी इसकी ब्रीडिंग कराई थी दो मुख्तलिफ बर्ड्स के साथ, एक ऑस्ट्रोलॉप था और एक RIR था, उसके साथ हमने 3 साल का प्रोजेक्ट किया। तो हमारे पास अब जो नेकेड नेक है उसका वजन भी ज्यादा है और उसके नंबर ऑफ एग्स भी ज्यादा है। जब हमने इसकी ब्रीडिंग शुरू की थी इसके अंडे का वजन जो था वो 42 ग्राम था। अब जो हमारे पास अंडे का वजन आ रहा है वो 54 ग्राम है। तो हमने भी इसको मेंटेन किया हुआ। यहाँ पे ये आपके आपके यहाँ पे आप देखोगे तो ये माशाल्लाह ये आपको जितने बर्ड्स हैं ये हमारे मेंटेन किए हुए हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इसकी गर्दन पे बाल नहीं होते और ये कुड़ेकोल रीजन के ऊपर बाल नहीं होते। तो ये गर्मी के मौसम के लिए दिस बर्ड इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। लेकिन लोग बाज का इसकी शक्ल देखे कि ये पेड़ा जा गंजा जा साढ़े सामने नजर आ रहे हैं, इसको प्रेफर नहीं करते भी। अदरवाइज एग प्रोडक्शन के लिहाज से और डुअल पर्पज के लिहाज से इस बर्ड का सानी कोई नहीं है। ये नेक एंड नेक बर्ड आपके सामने नजर आ रहा है। उसके बाद फ्यूमी आती है जिसको मिस्री भी बोलते हैं। ये अक्सर आपने लोगों ने सुना होगा, मिस्री मुर्गी दे दो जी। ब्रीड ऑफ चिकन ओरिजिनेटेड इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट से निकली वहां से मिस्री हो गया। फ्यूमी आर वेरी ओल्ड ब्रीड इन देयर नेटिव रीजन, मतलब मिस्र में बड़ी पुरानी है। एंड आर नेम्ड फॉर द फयोम गवर्नर साउथ ईस्ट ऑफ कायर एंड वेस्ट ऑफ द नाइल, मतलब ये उनकी कोई जगह है जिसके बेस के ऊपर उन्होंने इसका ये वाला नाम रखा हुआ है। प्राइमरी यूज क्या था? अंडों के लिए। एनुअल 150 देती है, एग साइज मीडियम है, फ्लाइटी है क्योंकि वजन को इतना ज्यादा नहीं है, ज्यादा छलांगे छलांगे खूब मारती है। रिकग्नाइज वराइटीज की सिल्वर है। एग कलर ऑफ वाइट या टिंटेड है, ऑफ वाइट भी होता है और उसके बाद छोटे छोटे चटाख भी जिसे आप कहते हैं ना, वो दाने दाने से लगे होते हैं, ये वाले इस बर्ड के ऊपर होते हैं। ये फ्यूमी आपने अक्सर घरों के अंदर या PRI के अंदर ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये आपको नजर आ रही होगी, इसको ये इसकी फीमेल है, ये इसका मेल है। और अब आगे रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड इज एन अमेरिकन ब्रीड ऑफ चिकन। इट इज यूटिलिटी, इट इज ए यूटिलिटी बर्ड। किसके लिए हम इसको करते हैं? अंडों के लिए भी और एग के लिए। इट मीन्स कि इट इज डुअल पर्पस एंड आल्सो शो बर्ड। बड़ा खूबसूरत होता है, जैसे कुत्तों में लेब्राडॉग खूबसूरत होता है ना, ऐसे ये बर्ड भी बड़ा खूबसूरत होता है। It is a popular choice of for backyard frog because of its egg laying abilities and hardiness. सख्त जान है और egg laying इसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा है। प्राइमरी यूज क्या था? दोनों था, एग पर्पस के लिए भी और मीट के लिए भी ना। साल में 260 अंडे देती है। एग साइज बड़ा है, टेम्परामेंट हार्डी है, मतलब बर्दाश्त कर लेता है गर्मी सर्दी दोनों को। रिकग्नाइज वैरायटी, वैरायटी मैंने आपको बताया था ना कि या तो वो कलर के बेस के ऊपर होती है या कोम के बेस के ऊपर होती है। कोम के बेस के ऊपर मैं आपको ये सिंगल की ये समझा रहा हूँ कि ये वाली जो कोम है इसको हम सिंगल बोलते हैं। ये इसकी पॉइंट प्रोजेक्शन आ गई और ये जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको हम जो है वो सिरेशन बोलते हैं, इसको हम सिंगल कोम बोलते हैं। और जो कोम जो होगी वो रोज की शक्ल की होगी, उसको हम रोज के फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, तो ये वैरायटी दो तरीके से हम पहचानते हैं, एक उसके कलर के ऊपर और दूसरा उसकी कोम की शेप के ऊपर। एग कलर इसका ब्राउन है। ये इसकी तस्वीर है, देखें कितना खूबसूरत है, अलर्ट है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हैवी ड्यूटी आपके सामने फील हो रहा है कि माशाल्लाह जानदार ये बर्ड है ये। हाँ जी, यहाँ पर अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क। 10 मिनट हमारे पास हैं, तो बच्चे को क्वेश्चन हो तो जरूर करो। सर ये रोजकॉम के बारे में आपने बताया, वो प्लीज एक्सप्लेन करें दोबारा। किसके बारे में बेटे? तो रोजकॉम आपने बताया ना वो वाला, वो अच्छा, समझ नहीं आई। मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बता रहा था ये वाली कि बर्ड की जो होती है ना वैरायटी, वो दो तरीकों से हम बताते हैं। एक होती है स्पीशीज, एक होती है ब्रीड और एक होती है वैरायटी। वैरायटी जो है ये इसके कलर के बेस के ऊपर होती है और ये कोम के बेस के ऊपर है। इस वाली कोम को हम सिंगल कोम कहते हैं, जो कि आम आपको घर में मुर्गियां नजर आती हैं कि ये इसकी प्रोजेक्शन नजर आएगी, ये फिर इसके अंदर डिप नजर आएगा। डिप को हम सिरेशन बोलते हैं, SEAARATION।
ये सिंगल कोम है। और जिसकी शक्ल गुलाब की कली जैसी होती है ना, जब कली अगर आपने देखा हो तो जब फूट रही होती है गुलाब की, उसको हम फिर रोज कोम कह देते हैं। इस बेस के ऊपर हम इसे ये वाला नाम देते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का बेटा क्वेश्चन? हाँ जी, एनी अदर बॉडी? सर कुछ ब्रीड्स है जिनके पाँव पे भी फेदर्स होते हैं, तो उनका कोई हाँ, वो स्पेसिफिक आप नेम? एशियाटिक क्लास है, एशियाटिक क्लास हम उसको बोलते हैं। उसमें ब्राह्मा भी आती है, कोचिन भी आती है। ये बर्ड जहाँ लोग खूबसूरती के लिए लगते हैं, इनकी फेदर्ड शैंक्स होती हैं। तो इनकी शैंक्स को, वो जो टांग है ना, उसको हम टेक्निकली शैंक्स बोलते हैं। तो वो उनके वहाँ पे पर होते हैं, वो लोग खूबसूरती के लिए घरों में रखते हैं उसको ना। जी, और कोई क्वेश्चन? देखो, मैं एक आपको एडवाइस करूं कि आप में से एक मोटी सी बात मैं आप लोगों से करने लगा कि सारे बच्चे एक ही इदारे से पढ़ते हैं, एक ही क्लास से पढ़ते हैं। कभी आपने नोट किया कि चंद बच्चे जो हैं वो एक साल बाद भी 25,000 की नौकरी पर रहते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं एक साल बाद 50 और 60 70 बल्कि लाख तक पहुंच जाते हैं, गाड़ी भी ले लेते हैं? इसकी क्या वजह? एक ही क्लास है, एक ही टीचर ने पढ़ाया होता है, एक ही माहौल में पढ़े होते हैं, लेकिन सम वन एक्सेल और बाकी कुछ जो है वो 25-30,000 के ऊपर ही एक साल गुजार देते हैं। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है, मैंने आपको कल अपनी वीडियो भेजी थी, उसके 4 पार्ट हैं, उनको जरूर देखना। कि जो डिग्री के साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव करता है ना, वो बच्चा आगे निकल जाता है। मेरी बात याद रखना, क्योंकि मैंने उसमें बताया हुआ है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब ये सारी इसके ऊपर स्टडी हो रही है कि डिग्री तो सारे ले लेते हैं। आप देखो जितने बच्चे आए हुए हैं ना, एवरी वन विल गो विद अ डिग्री। कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसको डिग्री ना मिली होगी। फर्क कहाँ पे पड़ना है कि आपके डिग्री के साथ आपने स्किल कौन सी सीखी है, आपने नॉलेज कितना लिया है, आपने कम्युनिकेशन कितनी की है, आपका बैठना उठना कैसा था, आप नॉलेज जो आपका परटेनिंग टू योर फील्ड उसके अंदर आप कितना एक्सेल किया है, कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपकी तो डिग्री जो है वो है ही प्रैक्टिकल के हवाले से। तो जितनी प्रैक्टिकली आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, दैट डिफरेंस यू विल क्रिएट बिटवीन यू एंड योर कोलीग्स और द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो कोशिश करो कि जो भी आपको सिखाया जाता है या बताया जाता है, इसको अपनी स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको प्रेजेंट आपने कैसे करना है, इसको अगर किसी को बताना पड़े तो हाउ विल यू प्रेजेंट इट टू द अदर्स। ये तमाम बातें आपके बेटे जहन में होनी चाहिए, ठीक है? तो ये फर्क जो है जरूर डालो, ताकि यही फर्क है जो आने वाली जिंदगी के अंदर आप बाकी बच्चों के साथ जो है वो, मैं को ये नहीं कह रहा कि कंपैरिजन करो, लेकिन यू मस्ट एक्सेल। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो दूसरे से आगे बढ़े, एक नेचुरल फिनोमिना है। और नेचुरल फिनोमिना की मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इसके साथ स्किल सीखेगा, वो जो है बच्चा वो आगे निकल जाएगा। जी, और कोई क्वेश्चन? डिस्कशन जरूर किया करो, डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नो क्वेश्चन? सर जी, जब ये ना सिंगल कॉम की तस्वीर है, कोई डबल कॉम की तस्वीर है? वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन अगली दफा मैं दिखा दूंगा। आप एक छोटा सा काम करो, नेट पे जाके ना आप इस तरह लिख दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोम्स, तो आपको सारे यस उनके सर। नाम भी बीच में आ जाएंगे, और डबल कोम और वो सिंगल कोम और रोज कोम, ये सारी की सारी इसमें आपको आ जाएंगे। कप कप शेप, ये सारे आप सिर्फ सिंपल आपने नेट पे जाकर लिखना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोम्स ऑफ पोल्ट्री। ये वाला एक लफ्ज आप लिख दोगे तो सारा उसके अंदर आ जाएगा। ओके सर। इसी तरह पी कोम होती है, पी से ये मुराद है कि वो मटर के दाने बने होते हैं उसकी कोम के ऊपर ऑलमोस्ट, है ना। ये मुख्तलिफ वैरायटी हैं जिसके बेस के ऊपर उनको नाम लेते हैं। आप सिंपल जाके नेट पे डालोगे तो आपको नजर आ जाएगा। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? हाँ जी, ठीक है, बस फिर जी बस कर दें, अगर नहीं कोई क्वेश्चन। जबरान साहब, ओके बच्चे, ठीक है।